हाय गाइस एंड वेलकम टू एडू एजाइल। आज के 15 डेज 150 टॉपिक चैलेंज रिवीजन सीरीज के लेक्चर 7 को हम कवर करेंगे, जहां पर हम देखेंगे साहित्यकार और उनकी साहित्य कृतियों को। यहाँ पर हम कवियों के बारे में देखेंगे कि उनकी साहित्यिक रचनाएं कौन सी थी, उनका जन्म कब हुआ था और वो उनका पेशा क्या था, यानी कि वो ऑक्यूपेशन में क्या करते थे या किस राजा के अंडर में वो अपना काम करते थे। ये चीज़ें हम इसलिए देखेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। एमपीपीएससी के जब आप पिछले क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे पिछले 25 साल के, तो उसमें आपको काफ़ी क्वेश्चंस इस टॉपिक से मिलेंगे। इसलिए आखिरी तक ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को और इसे 2 से 3 बार आप गो थ्रू करिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, हम आपको पढ़ के तो बता रहे हैं लेकिन आपको इसे याद करने के लिए बार बार देखना पड़ेगा। इसलिए आप आज देख रहे हैं, आज के बाद भले ही 48 घंटे बाद देखिए, भले ही 7 दिन बाद देखिए, लेकिन अब आपको बार बार इसे रिवाइज करना पड़ेगा ताकि ये चीजें आपके दिमाग में बैठ जाएं। आपका मन करे तो आप इसे लिख के भी देख सकते हैं, एज यू विश, जैसा आपको सही लगे। तो अब हम जो कवि की बात करेंगे, तो सबसे पहले कवि जो आज हम देखेंगे वो है बाणभट्ट। बाणभट्ट का जन्म बिहार में हुआ था। ये राजा हर्षवर्धन के कोर्ट पोएट थे। इसके बाद इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि क्या है, हर्षचरितम, कादम्बरी, मुकुटवादितक, चंडी शतक, पार्वती परिणय। इसके बाद हम जो दूसरे कवि आज देखेंगे वो हैं भर्तृहरि। तो भर्तृहरि ये कौन थे, तो ये उज्जैनी के राजा थे। उज्जैन में इन्होंने 12 साल तक राज किया है। कब तक? 12 साल तक। इनकी रचनाओं की बात करेंगे तो रचनाओं में आती है नीति शतक, श्रीनगर शतक, वैराग्य शतक। इसके साथ ही साथ महाभाष्य दीपिका और शब्द धातु समीक्षा। आप इन्हें याद रख सकते हैं कि जो भर्तृहरि हैं उन्हें आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इन्होंने शतक पे काफी रचनाएं की थी। तो भर्तृहरि से आप याद रखिए कि शतक पे इनकी रचनाएं थी, तो ऐसे आपको इजिली याद हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे भवभूति की। तो भवभूति थे, इनका निकनेम था अम्बेक। इसके साथ ही साथ इनका जो मूल नाम था वो था श्रीकांत, यानी कि श्रीकांत भवभूति। ये कमौज के राजा यशोवर्मन के कोर्ट पोएट थे। किनके थे? कमौज के राजा यशोवर्मन के कोर्ट पोएट थे। इनकी रचनाओं की जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं थी इनकी, वो थी मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम। इसके बाद जो हम नेक्स्ट कवि देखेंगे वो है हमारे कालिदास। तो कालिदास की जब हम बात करेंगे तो ये राजा शुंग, यानी कि शुंग राजा अग्नि मित्र के दरबार में उपस्थित थे यानी कि ये कंटेम्पररी वहां पर थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कभी कभी क्वेश्चंस में, काफी क्वेश्चन इससे भी आते हैं कि आपको दे देगा कि शुंग राजा अग्निमित्र जो थे उनके कंटेम्पररी कौन थे, तो वहां पर आपको जवाब देना पड़ेगा कि कालिदास थे। इसलिए आप इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा इनके 2 बड़े महाकाव्य थे, जिसमें से एक था रघुवंशम और दूसरा था कुमार शंभवम। एक था रघुवंशम और दूसरा था कुमार शंभवम। इसके अलावा जो इनकी रचनाएं थी उनमें से एक थी मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, और एक और कौन सी थी, तो वो थी विक्रमोवर्षियम। तो ये हो गई कालिदास की बात। अब हम बात करेंगे 5वें हमारे कवि, तो वो कौन से थे? संत सिंगाजी। ये बड़वानी के गांव खजूरी में इनका जन्म हुआ था। वो कब हुआ था? 1571 में। ये सखिया गाने के लिए काफी फेमस थे। कुछ इनकी साखियां थी, वो थी कौन सी? सतवार, 12 मासी, 15 तिथि, नारद, शरद। इसके अलावा इनकी बायोग्राफी एक बनाई गई थी। जो संत सिंगाजी थे, इनकी बायोग्राफी किस नाम से थी, तो वो थी परचुरी। तो ये किसने बनाया था, तो इसकी रचना किसने की थी? उन्हीं के शिष्य ने, जो कौन थे? खेमदास द्वारा रचना की गई थी बायोग्राफी, जो कि परचुरी है। और वो बायोग्राफी किसकी थी, तो वो थी संत सिंगाजी की। तो हमारे अगले रचयिता जिनकी हम बात करेंगे तो वो कौन है, तो वो कवि है ईशुरी। ईशुरी का जन्म सन 1898 में हुआ था, और वो कहाँ हुआ था, तो मौरानीपुर में हुआ था, जो कि झांसी के पास है, मौरानीपुर झांसी। इसके अलावा जो ईशुरी है, इन्हें फाग का जनक भी कहा जाता है। तो आपसे क्वेश्चन बीच में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में मतलब जो एमपीपीएससी का क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें आपसे पूछा जा सकता है कि जो फाग के जनक थे वो कौन थे, तो वहां आपको बताना पड़ेगा कि वो कौन थे? ईशुरी थे। इसके साथ ही साथ जो ईशुरी की फाग है, इनको किसने प्रोपोगेट किया था, तो ये ओरछा नरेश की सहायता से इसे प्रोपोगेट किया गया था। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ओरछा नरेश का यहाँ पे काफी
महत्वपूर्ण योगदान था। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो वो कौन है, घाघ दुबे। घाघ दुबे का जन्म सन 1753 में हुआ था और कहाँ पे हुआ था, तो कन्नौज में हुआ था। ये एक पोएट थे, ये एक एस्ट्रोलॉजर भी थे और एक फिलोसफर भी थे। इन्हें कृषि के पंडित के नाम से भी जाना जाता था, यानी कि इनका जो था कृषि में भी काफी योगदान रहा है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कवि की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारे रचनाकार है वो है केशव दास। जो केशव दास है इन्हें कठिल काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। कठिल काव्य का प्रेत, ये एक बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि कठिल काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है। वहां पे काफी सारे नाम दिए हुए थे, तो उनमें से सही आंसर क्या था, केशव दास। ये आप ऐसे याद रख सकते हैं कि केशव में आप देख रहे हैं कि शव दिया हुआ है, शव से आप रिलेट कर सकते हैं कि प्रेत और शव, तो ऐसे आपको याद हो जाएगा कि केशव दास को ही कठिल काव्य का प्रेत कहा जाता है। इनका जन्म 1555 में ओरछा में हुआ था। ये कोर्ट मेंबर कहाँ के थे, तो राजा इंद्रजीत सिंह के कोर्ट मेंबर थे ये। इनकी कुछ रचनाएं जो कि कौन सी हैं, तो ये रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह, देवचरित्र, विज्ञान गीता, रत्न बावनी, जहांगीर, रस चंद्रिका और भी काफी सारी इनकी रचनाएं थी। इसके बाद हम बात करेंगे कवि भूषण के बारे में। तो इन्हें घनश्याम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी कंटेम्प्रेरी थे। तो ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, छत्रपति शिवाजी, साथ ही साथ राजा छत्रसाल के ये कंटेम्प्रेरी थे। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जो राजा छत्रसाल थे और छत्रपति शिवाजी थे, इनके कंटेम्प्रेरी कौन थे। तो आपको ऑप्शन में कभी कभी भूषण की जगह घनश्याम भी दे सकता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि घनश्याम भूषण ही थे। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं थी उनकी जब हम बात करेंगे तो रचनाओं में एक थी शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दुशान उल्लास और भूषण हजारा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इनकी कुछ रचनाएं थी। इसके बाद हम बात करेंगे बिहारी लाल के बारे में। तो बिहारी लाल को बिहारी सत्साई भी कहा जाता है। इन्होंने टोटल 700 वर्सेस बनाई थी। इनका जन्म 1595 में हुआ था और इनका देहांत 1663 में हुआ था। बिहारी लाल के बारे में आपको इतना ही याद रखना है जो कि पूछा जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे पद्माकर की। जो पद्माकर थे इन्हें प्यारेलाल भी कहा जाता था। इनका जन्म सन 1753 में हुआ था। इनकी जो रचनाएं थी उनमें से जो मुख्य थी वो एक ये थी हिम्मत बहादुर, विरदावली और दूसरी थी जगविनोद। तो जगविनोद जो थी वो राजा जगत सिंह जो कि जयपुर के राजा थे उनके चरित्र पर आधारित थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जगत सिंह जो थे यानी कि राजा जो जयपुर के राजा थे उनके चरित्र पर आधारित रचना किसने किया था। तो वहां पे आपको या तो प्यारेलाल का ऑप्शन दिया रहेगा या तो पद्माकर का, तो आपको सही ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कवि की ओर। तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 4 अप्रैल सन 1889 में होशंगाबाद में हुआ था। इन्होंने एक रचना की थी जिसका नाम था करमवीर, जो कि 1919 में आई थी। आपको इस पे ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा कि जो करमवीर थी ये इनकी ऐसी रचना थी जिसके लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी। जो ये हम लेक्चर ले रहे हैं इसे आप प्लीज, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी आप इसे बार बार गो थ्रू कीजिए। अगर आप लेक्चर से नहीं करना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जो आप ऐड हैं वहाँ के पीडीएफ से आप इसे गो थ्रू कीजिए, बट प्लीज कीजिए। इससे होगा कुछ नहीं, बट आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्टअप होगा और साथ ही साथ आप, क्योंकि रिविजन के ही दिन बचे हैं, तो आप बार बार जितनी बार इसे रिवाइज करेंगे उतनी ही जल्दी आपको ये दिमाग में बैठेगा, क्योंकि काफी ज्यादा इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपके एग्जाम पेपर में। इसके बाद जो इनकी कुछ और रचनाओं की हम बात करेंगे तो एक थी हिम किरीटनी, एक थी हिम तरंगिणी, एक थी माता युग चरण और मारेंज्वार, दिजुरी और काजोल और दिजुरी काजोल और धूम्रवलय। तो ये आपकी माखनलाल चतुर्वेदी जी की कुछ रचनाएं जो आपने देखी। इसके बाद हम देखेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध। इनका जन्म श्योपुर में सन 1917 में हुआ था। इनकी जो कुछ रचनाएं थी उनमें से एक थी चांद का मुंह टेढ़ा, फिर एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंग्रह, भारत इतिहास और संस्कृति, कामायनी, एक पुनर्विचार, ब्रह्म राक्षस। ये इनकी कुछ रचनाएं थी। इसके बाद हम नेक्स्ट जिनकी बात करेंगे वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका जन्म प्रयाग जिले यानी उत्तर प्रदेश के प्रयाग जिले में हुआ था। और कब हुआ था, तो 1904 में हुआ था। इनके कुछ जो रचनाओं की हम बात करेंगे तो एक थी बिखरे मोती, एक थी उन्मादिनी और सभा के खेल,
इसके अलावा सीधे सीधे चित्र और रानी की चुनौती, ये इनकी कुछ मुख्य रचनाएं थी। इसके अलावा हम नेक्स्ट जो कवि की बात करेंगे वो है बालकृष्ण शर्मा नवीन। बालकृष्ण शर्मा नवीन, इनका जन्म 8 दिसंबर सन 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शाजापुर के एक गांव में, जो कि जिसका क्या नाम है, भयाना, वहां पर हुआ था इनका जन्म। इसके बाद इनकी एक महाकाव्य, जिसके बारे में काफी एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि उर्मिला एक महाकाव्य है, इसकी रचना किसने की है? तो वहां पर आपको ऑप्शन में यही आंसर लगाना पड़ेगा कि बालकृष्ण शर्मा नवीन ने इसकी संरचना की है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उर्मिला एक महाकाव्य काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। इसके अलावा इन्होंने कुछ और काव्य दिए थे, जिसमें से एक था कुमकुम, रश्मि रेखा, अपलक और हम विषपाई जन्म के। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ अब हम देखते हैं। तो हमारे 16वें नंबर के कौन है? तो वो है पंडित हरिशंकर परिसाई। पंडित हरिशंकर परिसाई, इनका जन्म कब हुआ था? तो 22 अगस्त सन 1924 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो जामानी गांव में हुआ था, जो कि होशंगाबाद के पास में है। ये इनकी एक वीकली मैगजीन थी, उसमें भी इनके कई आर्टिकल्स आते थे। वीकली मैगजीन का नाम क्या था? वसुधा। इसके बाद इनकी कुछ रचनाएं जिनके बारे में हम बात करेंगे, तो वो कौन सी थी? तो रानी नागफनी की कहानी, तात की खोज, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, ये इनकी कुछ रचनाएं थी प्रमुख। इसके बाद हम नेक्स्ट कवि की बात करेंगे, तो वो थे शरद जोशी। ये इनका जन्म उज्जैन में हुआ था 21 मई 1931 में। इनकी कुछ रचनाएं थी, तो जिनमें से एक थी मैं और केवल मैं, संयुक्त ये जो है जिंदगी, विक्रम और वेताल, और एक और जिनकी प्रमुख थी वो थी वाह जनाब, और दाने अनार के, श्रीमती जी ये दुनिया गजब की, और प्याले में तूफान, ये इनकी कुछ रचनाएं थी। इसके बाद हम नेक्स्ट जिनकी बात करेंगे वो थे मुल्ला रामू जी। मुल्ला रामू जी की जब हम बात करेंगे, तो इनका जन्म भोपाल में हुआ था 21 मई सन 1896 में। मुल्ला जी को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इनके जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था उसे गुलाबी उर्दू भी कहा जाता था। तो आपको याद रखना है कि जब भी मुल्ला रामू जी की बात होगी तो वहां पर गुलाबी उर्दू आपको याद रखना है। इनकी जो कुछ रचनाएं थी उनमें से एक थी मजमा गुलाबी उर्दू, और एक और थी जो थी मिकालत गुलाबी उर्दू, और एक और जो प्रमुख थी वो थी जिंदगी गुलाबी शायरी। तो ये थी इनकी रचनाएं। अब हम आगे बढ़ते हैं और कवियों की तरफ। तो ये है हमारे नंद दुलारे वाजपेयी। तो इनका जन्म उन्नाव में हुआ था 1906 में। इनकी जो रचनाएं थी उनमें से एक थी हिंदी साहित्य, आधुनिक साहित्य, नए प्रश्न, राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याएं, हिंदी साहित्य का आधुनिक युग। तो ये इनकी रचनाएं थी। चलिए आगे और देखते हैं हम कवियों की तरफ। तो एक हमारे कवि मिलेंगे वो है शिवमंगल सिंह सुमन। ये इनका जन्म भी उन्नाव में ही हुआ था सन 1916 में। ये इन्हें प्रगतिवादी दयावादी युग भी मतलब बोला जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं उन्हें, इसमें से कुछ थी वो थी हिल्लोल, विश्वास, बढ़ता ही गया, आंखें भरी नहीं, साथ ही साथ जीवन के गान, विंध्य हिमालय, माटी की बारात। तो ये हो गया। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट कवि की जो बात करेंगे वो है भवानी प्रसाद मिश्र। इनका जन्म 23 मार्च सन 1914 को हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था? होशंगाबाद में हुआ था। इनके जो कुछ काव्य थे वो थे एक गीत फरोश, जो कि सन 1956 में रिलीज हुआ था। इसके अलावा चकित है दुख, अंधेरी कविताएं और बुनी हुई रस्सी। और इनका एक महाकाव्य जो इन्होंने बनाया था ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो काफी बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है। महाकाव्य को आपको याद रखना पड़ेगा, जो कौन सा था? गांधी पंचशक्ति। गांधी पंचशक्ति, ये इनका महाकाव्य है। किसका? भवानी प्रसाद मिश्र का, जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे तो वो हमारे कौन से हैं? बालकृष्ण बैरागी। ये इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो ये मंदसौर में हुआ था। इनके कुछ काव्य कौन से थे? जूझ रहा हिंदुस्तान, गौरव गीत, सरपंच ललकार, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रह चुके हैं ये हमारे इंडिया में, और साथ ही साथ 2018 में इनका देहांत हो गया था। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कवि की हमारी, तो वो है मालती जोशी। तो ये जो है इनसे रिलेटेड जो था, इन्हें दो, सबसे पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है वो ये है कि इन्हें दो पुरस्कार मिले थे। पहला था अक्षरादित्य सम्मान और दूसरा था साहित्य पुरस्कार ऑफ महाराष्ट्र। ये दोनों इन्हें मिले थे, इससे इन्हें सम्मानित किया गया था। और साथ ही साथ इनकी जो पंक्तियां थी, इनके जो पृष्ठ थे, वो दूरदर्शन के आकाशवाणी में भी ब्रॉडकास्ट इनका हुआ करता था। तो ये आपको याद रखना है किनके? मालती जोशी के।
इसके बाद हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो है गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर ये अशोकनगर जिले से थे और इनके जो दो प्रमुख रचनाएं थी वो एक ये थी मैं वक्त के सामने और दूसरी थी हम होंगे कामयाब। ये आपको हमेशा याद रखना है क्योंकि हम होंगे कामयाब तो इतनी ज़्यादा वेल नोन है, आप भी जानते हैं। तो ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था गिरजा कुमार माथुर ने। इसके बाद आज के लास्ट कवि जो हम डिस्कस करेंगे तो वो है नरेश मेहता। ये शाजापुर में इनका जन्म हुआ था। ये चौथा संसार न्यूज़पेपर के एडिटर थे। चौथा संसार न्यूज़पेपर के ये एडिटर थे। इसके अलावा इन्हें कुछ अवार्ड्स मिले थे। पहला था साहित्य अकादमी अवार्ड जो कि 1988 में इन्हें मिला था और दूसरा था ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड भी इन्हें 1988 में ही मिला था। इनकी कुछ कविताएं या कुछ रचनाएं तो एक थी अनन्य थी, दूसरी थी चैत्य और प्रभात पर्व। इसके अलावा पुरुष यह पथ बोलता था और इसके साथ ही साथ एक श्रुति। ये सभी इनकी रचनाएं थी। तो ये सभी तो हो गई कवियों की बात। इसके साथ ही साथ यही था आज का लेक्चर और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए।